नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सबकी सीटें आपने देख लिया कितनी नंबर्स किसके हैं, लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, 2-3 दिन से लगातार गहमा गहमी के बीच में आज दिल्ली में इसको लेकर मंथन हो रहा। पहले एकनाथ शिंदे की तरफ से रोमिता दावा किया गया, हालांकि वो पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया था। उसके बाद चूंकि पहले ये बात साफ हो चुकी थी कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री वो बनाएगा, उस पार्टी का होगा। ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं हटना चाहती थी, 2.5 साल उसने देखा था परिस्थितियों को। और इसके बाद ये खबर कल तक आई कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हमारी मंशा कोई है नहीं। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? अगर ऐसा होता तो अमित शाह से तीनों नेताओं की मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? रोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोमिता। और आप समझते हैं कि दिल्ली में इस वक्त हो क्या रहा है? संजय, सबसे पहली बात तो कल एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी जो बात मैंने सुनी, जितना ऑब्जर्व किया, तो एक तरह से आप देखिए, आपदा में अवसर ढूंढ निकालना कोई एकनाथ शिंदे से बहुत अच्छी भली बात सीख सकता है। वो इस तरह से कि आप देख लीजिए, भले ही सीएम की कुर्सी से उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हों, बीजेपी ने जिस तरह से भी मनाया, उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन जी केंद्र में उन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन इस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया। डिनाई जरूर कर दिया, लेकिन तो वही मैं जिक्र कर रहा था कि आपदा में अवसर जिस तरह से उन्होंने ढूंढ निकाला। बातें क्या क्या चल रही है, जो बातें फ्लोट कर रही हैं वो ये कि भले ही उन्होंने इस बात को नकार दिया कि केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये बातें भी चल रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। दूसरी बात ये चल रही है कि बीजेपी ने पहले से ही ऑफर तो ये दिया ही हुआ है उन्हें कि आप डिप्टी सीएम बनिए और देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो उनके साथ सरकार चलाइए। इन केस अगर डिप्टी सीएम वो नहीं बनते हैं और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने की को राजी हो जाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे यानी श्रीकांत शिंदे, जो 3 बार से कल्याण सीट से सांसद हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी बनाया जा सकता है और देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो उनके साथ सरकार चलाएंगे। तो फायदे का सौदा तो है ही। इसमें एक और फायदा ये है कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को अगर श्रीकांत बन जाते हैं तो डिप्टी सीएम, तो मिर्ची तो बहुत लगेगी। एक तो एकनाथ यूनियन कैबिनेट में पहुंच गए और उनके बेटे की भी पावर बढ़ गई। तो ये 2-3 चीजें हैं तमाम जो एकनाथ शिंदे ने आपदा में भी अवसर ढूंढ निकालने का काम किया। आपने कहा शिवसेना अमूमन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, अगर ये हो रहा, ये डील हो रही है, तो दोनों का ऑप्शन महाराष्ट्र को दे रही है। सीटें ऑलरेडी पहले से गेन कर चुकी है। ऐसे में उद्धव गुट के लिए बहुत परेशानियां बढ़ने वाली। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? रोमिता, लगता है ऐसा? देखिए, फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें लगभग तय ही माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस वो नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर मोहर लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है रोहन यहाँ पे कि 5 दिन हो चुके हैं मैंडेट आए, बावजूद इसके अभी तक महाराष्ट्र को सीएम नहीं मिला है। कार्यकाल जो है वो भी पूरा हो रहा है, उसके बाद सिर्फ 11 दिनों का एक्सटेंशन मिल सकता है। पहले से जब साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो एक राग में सब यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैंडेट आने के बाद हम मिलकर बैठेंगे और ये तय कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। अब कश्मकश क्यों हो रही है इतनी? देखिए रोमिता, हालांकि मोदी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, अब देवेंद्र फडणवीस, हमारे पास सूत्रों के हवाले से ही खबरें हम बताते हैं, लेकिन मोदी सरकार के काम करने का जो पिछले कुछ सालों में हमने तरीका देखा है, अब जो नाम सबसे ज्यादा उछलता है, जो नाम सबसे ज्यादा मीडिया में आता है, अमूमन हमने देखा है तमाम, वो नाम कहीं ना कहीं रेस से बाहर कर दिया जाता है और सरप्राइज कैंडिडेट का नाम की घोषणा कर दी जाती है। बीजेपी का ही कल्चर रहा है, कल्चर रहा है, मोदी दौर शुरू हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से मेहनत की है वहां महाराष्ट्र में और कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग जो नंबर्स लाए हैं अब तक के, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बीजेपी ने, तो उनका नाम जाहिर तौर पर आगे तो चलेगा ही। लेकिन कुछ समीकरण है कि वो ब्राह्मण चेहरे हैं कहीं ना कहीं। बस बात यहीं आकर फंस रही है, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा अभी मोटिव है आने वाले समय एक चीज और इसमें जोड़ूंगा, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि आरएसएस और नितिन गडकरी दोनों का बैकअप भी है बकायदा। बिल्कुल ये काम करेगा फैक्टर? जरूर काम करेगा। नितिन गडकरी का बैकअप है, आरएसएस का बैकअप है, तमाम संघ का बैकअप तो है ही, लेकिन वही कहीं ना कहीं ये कास्ट फैक्टर, जो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना बीजेपी करने की जो कोशिश करती है, वहां पर एक पेच फंस सकता है। लेकिन 90% चांसेस है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर। एक चीज और है, अभी लोकसभा चुनाव भी नहीं है, विधानसभा चुनाव नहीं है, क्या यह फॉर्मूला है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक मास सपोर्ट है? बिल्कुल, अगले 2-3 साल 4 साल तक उनको चेहरा बनाया जा सके, उसके बाद कोई ऑप्शन तय किया जाए? देखिए संजय, पिछले बार हमने देखा था 2 साल पहले जब एकनाथ शिंदे सीएम बने थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया था, अपने पैर पीछे लेकर उन्होंने पार्टी की बात मानी थी, आलाकमान की, और इसी कंडीशन पर मानी होगी कि अगले बार जब मैंडेट आएगा हमारे पास तो मैं कुर्सी पर वापस से बैठूंगा। और जो लेटेस्ट अपडेट जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है वो ये है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। हाँ, लेकिन अब
क्या होता है। आप अमित शाह के साथ आज बैठक होनी है, कल एकनाथ शिंदे बता भी रहे थे। लगता है क्या कि क्या फॉर्मूला तय हो सकता है जिसमें सारे ही अजीत पवार तो वैसे भी अगर आते हैं तो वो डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर से आ सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के बारे से खबर है कि शायद 6वीं या 7वीं बार वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो अजीत पवार को आप एक तरीके से मानिए कि अजीत पवार का जो रोल है सरकार में वो बहुत क्लियर कट नजर आता है। लेकिन कहानी जो फिलहाल फंस रही है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए उसके बाद ये लगभग तय है कि वो इस रेस में नहीं है और वो भी सकते हैं या उनके बेटे को जगह मिल सकती है। लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा मंथन जो हो रहा है इसमें सबको साध लिया जाए, सबको एक फॉर्मूले में बांध लिया जाए ताकि महायुति को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वो फॉर्मूला आपको क्या लगता है? क्योंकि ये ध्यान रखना होगा कि बीते 5 सालों में महाराष्ट्र में सबसे अस्थिर सरकार रही। बिल्कुल। देखिए रोमिता, कहीं ना कहीं आप देख लिए एकनाथ शिंदे ने भले ही अपने पैर पीछे खींच लिए हों, लेकिन अब बात फंसेगी कि कैबिनेट में उन्हें क्या क्या मिलेगा। अब कैबिनेट में बात आती है गृह मंत्रालय पर। महाराष्ट्र में हमने देखा है पिछले कुछ टर्म्स में कि गृह मंत्रालय हमेशा डिप्टी सीएम जो भी रहा है उन्हीं के पास रहा है। तो अब एकनाथ शिंदे को क्या बीजेपी गृह मंत्रालय सौंपेगी या अजित पवार को गृह मंत्रालय सौंपेगी? क्योंकि नंबर्स उनके भी कम नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57 सीटें मिली है, अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली है। शरद पवार के गढ़ में उन्होंने किस तरह से मतलब एनसीपी का झंडा बुलंद किया है, तो दबदबा तो उनका भी है कहीं ना कहीं, दबाव वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब कैबिनेट में उन्हें क्या क्या मिलता है, क्योंकि बातें ये भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से अपनी बीजेपी के सामने डिमांड लिस्ट रख दी है और कई मलाईदार चीजें मांगी है उन्होंने, कैबिनेट में भी, यूनियन कैबिनेट में भी और महाराष्ट्र कैबिनेट में भी। लेकिन जब इस तरीके से फॉर्मूला तय होता है तो कोशिश यही होती है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा पद छोड़ा जा रहा है तो कुछ मलाईदार विभाग आ जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा रोमिता, क्योंकि बिहार एग्जाम्पल है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे वहीं खड़े हैं जहां नीतीश कुमार बार बार होते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ले रहे हैं तो बीजेपी को अलायंस की जिम्मेदारी के तौर पर वो मलाईदार पद देने पड़ेंगे और तभी ये जो गठबंधन बना है ये 5 साल स्मूथली चल सकता है। और संजय एक चीज और आप देख लें, अगर बीजेपी यहाँ अलायंस को बरकरार नहीं रखती है तो संदेश केंद्र में भी जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से अभी बीजेपी का सहारा बनकर अभी चल रहे हैं तो उनको भी एक मैसेज पहुंचेगा। एक चीज और है, दबाव बना है। कल नीतीश कुमार सदन में जब चर्चा हो रही थी वो इशारे वाली तस्वीर आपने भी देखा होगा कि एक तरफ चौधरी साहब स्पीच दे रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार इशारों में ही तेजस्वी से बात कर रहे हैं। काफी वो खबरें कल चली कि 25 में खेला कर तो सकते हैं। यही एक सवाल है कि भाई यहाँ से वहां से हर जगह कनेक्ट करना है, बीजेपी को ये समझाना और मैसेज देना है कि आप हमें छोड़कर जा सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं छोड़ने वाले। और शिंदे के लिए भी ये फॉर्मूला बीजेपी रखेगी अपने पास। तो वो अलायंस बरकरार रखने की जो बात है वो बिल्कुल सही है। आपको महाराष्ट्र में अलायंस बरकरार रखना होगा, इसलिए भी क्योंकि तमाम और राज्यों में जो आपके अलायंस के साथी हैं उन्हें आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकें। बिल्कुल जो मीटिंग चल रही है उसके बाद हम ये माने कि आज या कल तक हमें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम पता चल सकता है। मुझे जहां तक लगता है पहले तो ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के ही मुंह से बीजेपी ये बात बुलवाना चाह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐसा कल हुआ नहीं। इस वजह से भी ऐसे चांसेस हैं कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और सरप्राइज कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो सकती है। वरना कल जो रेस में चल रहा है मुझे लगता है कि कोई किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता दिया जा सकता है, क्योंकि तमाम हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। हालांकि राजस्थान इस मामले में एक ये है एक्सेप्शन है। भजन लाल शर्मा जिस तरह से ब्राह्मण कैंडिडेट अगड़े कैंडिडेट को जिस तरह से आगे कर दिया गया, तो महाराष्ट्र में अब क्या चांसेस है ये तो। लेकिन एक चीज और है रोहन, हमें इसलिए अपने व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मुझे लगता है फडणवीस का भी चांस है, क्योंकि फडणवीस उस एज में नहीं है जहां से रिटायरमेंट या किसी और भूमिका में सोचा जाए। फडणवीस में अब से कम 20 साल की राजनीति बची है और फायर ब्रांड लीडर है, अनुभव है, बड़ा चेहरा है। उन्होंने भाई जब सैक्रिफिकेशन उनका हुआ था उसके बाद उन्होंने मेहनत किया, उसका परिणाम इस वक्त सामने है। तो शायद बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि महाराष्ट्र में एक ऐसा फेस हमेशा तैयार करना है और फडणवीस उस जोन में आ चुके हैं जहां पर खिचड़ी सरकार ना बनानी पड़े, अपना मुख्यमंत्री हर वक्त रखा जाए और अगले 20-25 साल की राजनीति स्टेबल। बिल्कुल संजय, अब देखिए देखना होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ये तय हो पाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाएगी। जल्दी वो नाम भी हम आपके साथ साझा करेंगे जैसे ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।